प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विनोद शर्मा, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज, आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ हिंदी विषय को लेकर के। ये हमारा महाविद्यालय जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर के विद्यार्थियों के लिए नवाचार में सबसे आगे रहा है। शिक्षण से संबंधित, परीक्षण से संबंधित या किसी भी प्रकार का विद्यार्थी का हित हो, उसमें हम सदैव आगे रहते हैं। पूरी टीम एकजुटता के साथ विद्यार्थियों के हित में लगी रहती है। उसी उद्देश्य से अब क्योंकि कोरोना महामारी का एक ऐसा विषम दौर चल रहा है जिसमें हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना है, एक दूसरे को साथ देते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि संकट का जो ये काल है वो सब पर एक जैसा आया हुआ है। इस नवाचार की विधा में हमने ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आप लोगों को घर बैठे ही वो शिक्षा, वो व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको स्टे होम, स्टे सेफ का पालन करते हुए आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में अग्रसर हो सकें। उन्नति का ये अवसर, आगे बढ़ने का ये अवसर हमें इस रूप में भी प्रभावी बनाता है कि हम घर पे रह कर के किस प्रकार से इस महामारी से लड़ सकते हैं। आपका सहयोग हमें सदैव चाहिएगा। आप इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से मिलने वाली जानकारी का सदुपयोग करें, जीवन में उन्नति में अग्रसर हों, आपका जीवन सुखमय हो। इसके साथ, इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमारा जो विषय है वो है हिंदी। ये मैंने प्रयास किया है इस नक्शे के माध्यम से ये बताने का कि ये हिंदी जो शब्द है ये वास्तव में क्या है, या ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तव में ये किस भाषा का शब्द है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने नक्शे के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप ये देखें कि भारत का नक्शा आपने बहुत बार देखा होगा कि अलग अलग माध्यमों से। हमारे यहाँ पर सब के सब पहाड़ हैं। ये जो जितना भी क्षेत्र है वो सब पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से कोई आवागमन नहीं हो सकता और यहाँ तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्योंकि थल जो है, जमीन जो है, वो आवागमन का सबसे सुगम आसान मार्ग माना जाता है, तो भारत में जितने भी विदेशी लोग आए वो इसी रास्ते से आए। यहाँ पर यदि हम प्राचीन एक नाम की बात करें तो वो नाम आता है पर्शिया, जिसको आजकल हम फारस कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ से ही अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, आजकल यहाँ जो क्षेत्र है उसको पाकिस्तान कहा जाने लगा है। तो यहाँ के जब लोग आते थे भारत में व्यापार के उद्देश्य से, तो वो एक विशेष नाम का उच्चारण करते थे, और यहाँ बहने वाली एक नदी के कारण। यदि इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है सिंध नदी। और वो वहाँ से जब यात्रा करते थे, प्रारंभ करते थे, तो अपने परिवार में, अपने घर वालों को ये कह करके चलते थे कि हम सिंध जा रहे हैं। अब फर्क कहाँ आ रहा था कि वो सिंध तो कह रहे थे, लेकिन उनकी ध्वनि जो आ रही थी वो इस रूप में आ रही थी, हिंद जा रहे हैं। अब थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि पहला वर्ण स है और यहाँ पर उच्चारण के रूप में ह। आपने बिश्नोई संप्रदाय के किसी साथी से सुना होगा, बिश्नोई जो लोग हैं वो अक्सर ऐस व्यवस्था का प्रयोग करते हैं कि जब वो किसी भी शब्द का पहला वर्ण स हो तो वो स का उच्चारण नहीं करते बल्कि ह बोलते हैं। जैसे सड़क नहीं बोलते, वो हड़क बोलते हैं। साइकिल नहीं बोलते, हाइकल बोलते हैं। और ठीक उसी प्रकार से सीरो या सीधो सीधो सामान्य जो शब्द है उसकी बजाय वो हिदो हिदो या हीरो शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का भाव कि जो वास्तव में सिंध का स है, उस स को वो ह कह करके बुलाते हैं। अब वो कहते तो क्या थे कि सिंध जा रहे हैं, लेकिन उनका उच्चारण क्या था, हिंद। और वो पूरे इस क्षेत्र के अंदर व्यापार के उद्देश्य से आते थे। यहाँ के व्यापारी चलते थे, वो यहाँ पहुँचते थे, वहाँ उधर से आने वाले, ऊपर से आने वाले सारे व्यापारी वो यहाँ पहुँचते थे। ये एक तरीके से जंक्शन था दोनों देशों के या अलग अलग देशों के बीच में, सिंधु नदी के इस पार के लोग और सिंधु नदी के इस पार के लोग। और शायद यही कारण था कि इस सभ्यता को जो नाम मिला वो सिंधु सभ्यता मिला। इस सिंधु सभ्यता की बात हम बाद में करेंगे। तो हिंद जो शब्द था वही धीरे 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 चल करके, क्योंकि जैसे अभी बताया कि जो स था वो है बना, तो हिंद जो शब्द था वही धीरे धीरे शब्द इस रूप में बोला जाने लगा। इस नदी के कारण जो हिंद था वो धीरे धीरे उच्चारण में हिंद शब्द आ गया। ठीक, अब हिंद शब्द से बन गया हिंदी। तो
हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा में इस नाम को हमें मिलाया गया, जिसका दिया गया हिंदी। अब अगली बात जो शुरुआत होती है वो ये है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि आप साहित्य पढ़ने जा रहे हो और साहित्य का आनंद तब है जितने ज़्यादा शब्दों का अर्थ हमें ज्ञान होगा, जितना हम अर्थों को जानेंगे उतना बेहतर हम किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। तो साहित्य के अंदर तो सारा खेल ही शब्दों का है, एक एक 100 पर्यायवाची हैं, 50 पर्यायवाची हैं, और एक शब्द बदल देने से पूरा अर्थ बदल जाता है। तो वो अर्थ पर सारा खेल चलता है, इसीलिए शायद शब्दालंकार, अर्थालंकार जैसे विधा की रचना हुई। तो इस रूप में अब बात आती है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। तो हिंदी शब्द का यदि हम अर्थ करें तो थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार यहाँ लिख दिया हिंदी और एक तरफ मैंने लिख दिया जापानी, फिर इसी क्रम में एक बार मैंने रूसी। अब यदि आप गौर करें तो इसमें से यदि एक की मात्रा हटा दी जाए तो हिंद, जापान, रूस, ऐसे ही और भी चीन, पाकिस्तान कह सकते हैं। तो ऐसे जो देशों के नाम हैं वो आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन ये ई जो हमने प्रत्यय लगाया है इसके बाद में इसके अर्थ क्या क्या हो जाते हैं। तो देश के हिसाब से हिंद, जापान, रूस है, लेकिन ये हिंदी बोलने पर, ये जापानी बोलने पर, ये रूसी बोलने पर, या इसी क्रम में जिसका आजकल थोड़ा सा चर्चा भी चल रहा है, चीनी। इस शब्द के अर्थ अब इस रूप में जाने कि चीनी या रूसी या जापानी कहने के क्या क्या संभावित अर्थ हैं। जापानी, जापान में बनी हुई कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, तो ये बात आती है कि ये जापानी वस्तु है। और आपने कभी सुना भी होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी। तो मेरा जूता है जापानी मतलब जापान में बनी हुई वस्तु, शब्द प्रयोग किया जापानी। ऐसे ही चाइनीज़ माल बोलते हैं हम, ऐसे ही रूसी माल बोलते हैं, रूसी सामान बोलते हैं। तो वो इस रूप में जापानी शब्द का एक अर्थ क्या है, जापान में बनी हुई वस्तु। तो ठीक वैसे ही हिंदी भी बोला जा सकता है, हिंद देश में बनी हुई कोई वस्तु। ठीक जापान का रहने वाला जो व्यक्ति है उसको भी क्या कहेंगे हम, जापानी। तो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति भी हिंदी, चीन में रहने वाला चीनी, रूस में रहने वाला व्यक्ति रूसी। तो इसी जापानी का दूसरा अर्थ एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में चला गया, ये व्यक्ति तो जापानी लगता है, ये व्यक्ति तो चीनी लगता है। तो इसी क्रम में जापानी का दूसरा अर्थ एक वस्तु के रूप में और दूसरा अर्थ व्यक्ति के रूप में। और तीसरा जो इसका जिससे हमारा संबंध है अभी सीधा सीधा, वो है भाषा। सामने वाला क्या बोल रहा है, हम बोलते हैं ये तो पंजाबी बोल रहा है, ये तो राजस्थानी बोल रहा है, ऐसे ही हम कहते हैं ये तो जापानी बोल रहा है। तो हिंदी हिंद देश की भाषा, जैसे जापानी जापान देश की भाषा, तो वैसे ही हिंदी भी हिंद देश की भाषा। तो ये तीन आधार अर्थ के बनाते हैं। जापानी का अर्थ वस्तु भी है, जापानी का अर्थ वहाँ का व्यक्ति भी है, और जापानी का अर्थ जापान की भाषा भी है। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि हिंद नहीं कह करके नाम क्या दिया गया, हिंद। तो इस हिंदुस्तान में जो कुछ भी बोला जा रहा था वो सब का सब क्या कहा जाने लगा कि हिंदी। चाहे वो तमिल बोल रहा था, तेलुगु बोल रहा था, मलयालम बोल रहा था, कन्नड़ बोल रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो हिंदी बोलता है, हिंद देश का वासी। जैसे अब कोई व्यक्ति जापान का है तो जरूरी नहीं कि वो जो वहाँ की जापानी है वही बोल रहा हो, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि वो जापान का है तो वो जापानी बोल रहा है। तो इसी प्रकार से पूरे इस क्षेत्र में जो पूरे भारत, अखंड भारत की बात करें तो उस समय की जो भाषा कहलाई वो कहलाई हिंदी। तो उसी हिंदी के फारसी भाषा से इसका अर्थ हुआ, और फारसी भाषा से यहाँ आते आते ये पूरे हिंदुस्तान की भाषा बनती चली गई। यहाँ तक का हमारा ये पड़ाव कि हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया, किस भाषा का है। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये बताना है। अब जो हिंदी है उसको जानने के लिए हमें, उसके व्यवस्था को जानने के लिए पाठ्यक्रम के अनुरूप हमें कार्य करना है, सीखना है। हमारा ये प्रयास है आप लोगों तक वो सारी जानकारियाँ जो एक माध्यम है ये ऑनलाइन, उसके द्वारा आप तक पहुँचाई जा सके। तो हिंदी जो है उसको लगभग 1000 साल से हिंदी के रूप में जाना जा रहा है। कहने का मतलब कि 1050 के आसपास
जो आज हम लगभग बोलते हैं सामान्य रूप से, वैसी सी भाषा मिलना शुरू हो चुकी थी। हालांकि शुद्ध नहीं थी, वो अपभ्रंश उसका नाम था, अभट नाम था। उससे पहले पाली, प्राकृत जैसी भाषाएं थी, लेकिन धीरे धीरे जिसको हम हिंद कहते हैं, हिंदी कहते हैं, वो भाषा 1000 साल पहले 1050 विक्रम संवत के आसपास हिंदी का साहित्य उपलब्ध होना शुरू हो गया था। अब थोड़ा सा ये भी जानना आपको जरूरी है कि जैसे भारत का नक्शा भी बना हुआ था, तो उसके अंदर जो मध्य क्षेत्र है भारत का, जैसे ये इधर राजस्थान है और इधर जो आपका झारखंड है, बिहार है, वहाँ तक का क्षेत्र, जिसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश भी आ जाता है, बिहार है, झारखंड है, तो ये लगभग 6-7 बड़ी जो हमारे स्टेट्स हैं, इनके अंदर भारत की 70 से 75 करोड़ आबादी रहती है। और इसी क्षेत्र के अंदर पूरे भारत के सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वो हिंदी भाषा का है। यदि आप नीचे दक्षिण की तरफ जाते हो तो वहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाओं का प्रयोग होता है। यदि आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हो तो बांग्ला भाषा आ जाती है। यहाँ तक कि ऊपर भी आप जाएँ तो पंजाब में पंजाबी आ जाती है और गुजरात में गुजराती आ जाती है। तो अलग अलग उसका आधार बनता है। लेकिन बेसिक अगर देखा जाए तो भारत की 130 करोड़ आबादी में से 70 से 75 करोड़ लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदी समझने वाले, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदी जो है वो किस रूप में है कि वो ब्रज भाषा का भी साथ लेकर के चलती है, वो अवधी भाषा को भी साथ लेकर के चलती है और वो राजस्थानी भाषा का भी साथ लेकर के चलती है। इसके अलावा बुंदेलखंडी, कन्नौजी और ये भाषाएं भी इसमें शामिल हैं। तो हिंदी का परिवार बहुत बड़ा है। उस बड़े परिवार में से आज जिसको हम नाम जानते हैं, जिसको हिंदी कहा गया है, उसको खड़ी बोली इसके नाम से भी जाना जाता है। और सामान्य रूप से बात करें, भारत के नक्शे के आधार पर बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि, ये इसकी लिपि है। इतने रूपों में ये काम करती है। तो हिंदी एक अलग नहीं है। हिंदी का जो साहित्य है वो ब्रज में भी लिखा गया है, वो अवधी भाषा में भी। आपने रामचरितमानस का नाम सुना होगा, आपने रसखान को पढ़ा होगा, सूरदास को पढ़ा होगा, वो ब्रज भाषा के हैं। ठीक वैसे ही मीरा को पढ़ा होगा आपने, तो वो राजस्थानी के अंदर है। और हमारे यहाँ जो रासो परंपरा रही, बिसलदेव रासो है या चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है, वो राजस्थानी के डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा के रूप हैं। लेकिन उन सब की गणना जो की गई है वो हिंदी साहित्य में की गई है। तो हिंदी का परिवार बहुत बड़ा है और यहाँ हिंदी से ही बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब दूसरी बात कि भारत में कितनी भाषाएं हैं जो राजभाषा कहलाती हैं। तो इसमें यहाँ थोड़ा सा आपको और भी सीखना है, समझना है कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की एक भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। जितनी भी भाषाएं हैं उनको नाम दिया गया है राजभाषा। और राजभाषाओं की संख्या इस समय भारत में है 22। कहने का मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पूरे भारत के अंदर 22 राजभाषाएं हैं। आप पंजाबी या इसकी बात करें गुजराती की, या मराठी की बात करें, तमिल तेलुगु की बात करें, हिंदी की बात करें, तो वो 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा कहा गया है। और राजभाषा कहने का अर्थ राज का मतलब यहाँ सरकार से है। और सरकार का मतलब अपना कार्य जो करवाती है वो कार्यालयों के माध्यम से, ऑफिसेज के माध्यम से करवाती है। तो सरकारी कार्यालयों की जो भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। आप यदि बात करें पंजाब की तो वहाँ पर एक पंजाबी और एक अंग्रेज़ी। यदि आप राजस्थान की बात करते हैं तो एक अंग्रेज़ी और दूसरी हिंदी। ठीक वैसे यदि आप गुजरात में जाते हैं तो एक गुजराती और एक अंग्रेज़ी। यानी कि हर क्षेत्र के हिसाब से उनकी जो निश्चित की गई है, तय की गई है, वो 22 ऐसी राजभाषाएं हैं। पंजाबी भी, गुजराती भी, मराठी भी, तेलुगु भी। तो इस रूप में 22 राजभाषाएं हैं। आपने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनमें पेपर देखा होगा, भाषा को छोड़ करके, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, तो वो 2 भाषाओं में छपा हुआ होता है, एक अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में। लेकिन वो पंजाब में यदि वही पेपर दे रहा है कोई विद्यार्थी तो वहाँ पर पंजाबी और अंग्रेजी में होगा। गुजरात में है तो वो गुजराती और अंग्रेजी में होगा। तो कहने का यूँ भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजी तो पूरे भारत के अंदर है,
लेकिन हिंदी जो है वो भारत के कुछ क्षेत्र में है, पूरे भारत में हिंदी का प्रयोग नहीं है। तो वो राजभाषाओं को, सरकार की भाषाओं को, राजभाषाओं को दिया गया है, उनकी संख्या 22 है। ये सामान्य बात हो गई। अब हम बात करते हैं साहित्य की, क्योंकि हिंदी की मोटी जानकारी के साथ साथ हमारा उद्देश्य है कि साहित्य। अब साहित्य जो शब्द बना हुआ है वो स और हित, इस मूल शब्द से बना हुआ है। तो जो हित के साथ है वही सहित है, और इसमें एक प्रत्यय लगा दिया गया य। जैसे आपने कभी नाम सुना हो, शब्द पढ़ा हो, एक शब्द आता है मधुर और प्रत्यय लगा दिया य, तो शब्द बनता है माधुर्य। आपने शब्द पढ़ा होगा सुंदर, प्रत्यय लगा दिया य, तो शब्द बन जाता है सौंदर्य। तो ठीक वैसे ही जब हित शब्द में यह प्रत्यय लगता है और स उपसर्ग साथ लग जाता है, तो शब्द जो बन जाता है वो बनता है साहित्य। तो स्वांतः सुखाय, अपने मन की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, वो सब का सब वास्तव में किसका रूप है? साहित्य। क्योंकि पहले पढ़ने का और लिखने का ही काम ज़्यादा होता था, आजकल हम दर्शक के रूप में हो गए हैं। टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले लिखित रूप में उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, तो वो हमारे मनोरंजन के लिए होती है, हमारे मन की संतुष्टि के लिए होती है। तो ऐसा कोई भी लेख, ऐसा कोई भी लेखन कार्य जो हमारे मन को कहीं आह्लादित करता हो, प्रसन्न करता हो, उसका संबंध सीधा सीधा किससे है? साहित्य से। ये हर एक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। अंग्रेजी का अपना एक लिटरेचर है, पंजाबी का अपना है, संस्कृत का अपना है, ठीक वैसे ही हिंदी का भी अपना एक विस्तृत साहित्य है। इस साहित्य के माध्यम से समय समय पर जैसी जैसी जब रही परिस्थितियाँ, उसके अनुसार उसको लिखने का या बताने का प्रयास किया गया। अब दूसरी बात कि ये साहित्य कब से लिखा जा रहा है, तो यदि हम वैदिक काल से बात करें, संस्कृत से बात करें, तो वो तो लिखा जा रहा था, फिर भाषा बदलती गई, लेख लिखते गए, किताबें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। रामायण की बात करते हो वो संस्कृत में लिखा गया है, महाभारत लिखा गया वो भी संस्कृत में लिखा गया, लेकिन कालांतर समय के साथ साथ बदलाव उसमें होते गए और 15वीं 16वीं शताब्दी आते आते अवधि के अंदर रामचरितमानस के रूप में रामायण को दोबारा लिखा गया। प्रक्रिया चलती गई, भाषाएं बदलती गई, लेकिन भाषा का स्वरूप जो है वो इसी रूप में स्थापित रहा कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो क्या कहला रहा है? साहित्य कहला रहा है। तो कब से शुरू किया जाए, कब से इसकी शुरुआत की जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो एक फ्रेंच विद्वान है, गारसा द तासी। ये फ्रांस के थे। इन्होंने सबसे पहले भारतीय सभ्यता को जानते हुए, भारतीय संस्कृति को समझते हुए यहाँ के साहित्य को लिखने का प्रयास किया। उन्होंने उसको एक इतिहास रूप दिया, वो नाम था गारसा द तासी। इसके बाद में दूसरा जो नाम आता है जिन्होंने लिखने का प्रयास किया वो है शिव सिंह सेंगर। इसी क्रम में आगे चलते गए, फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा, और आखिरी जो पड़ाव आता है चलते चलते वो आता है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हालांकि सबने अपनी तरफ से लिखा, बेहतर बताने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ साथ उसमें संशोधन होता गया, परिवर्तन होते गए, और जो आज के समय में जो प्रामाणिक रूप से माना जा रहा है, जो सबसे आधार माना जा रहा है, वो इतिहास दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो क्योंकि आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हिंदी के बारे में जानना है, तो ये शुरुआत यहीं से मैं कर रहा हूँ। तो इन आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांट दिया। इसका विभाजन जो है वो 4 कालों में किया। सबसे पहला जो काल है उसको नाम दिया उन्होंने वीर गाथा काल, ये उसका पहला था। दूसरे नाम पर उन्होंने इसको जो नाम दिया वो भक्ति काल। तीसरे नंबर पर इन्होंने इसको नाम दिया रीति काल, और चौथा जो नाम दिया उसको नाम दिया आधुनिक काल। इसका एक नाम और भी रखा गया और वो है गद्य काल। अब
कितने समय तक इनका रहा उसको भी बताया गया। ये इन्होंने वर्गीकरण किया 1050 से 1375 विक्रम संवत। अब आप थोड़ा सा जान लें कि ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 साल का फर्क होता है, यानी कि आज 2020 जो है वो ईस्वी सन चल रहा है और उसमें 57 जोड़ दें हम तो 2077 ये हमारा विक्रम संवत चल रहा है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देखेंगे तो यानी कि अगर ईस्वी की बात करें तो ये 900 कुछ में आ गया। 900 आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें से 57 घटा देंगे तो उतना आ जाएगा। तो विक्रम संवत 1050 से 1375 का जो काल है वो वीर गाथा काल है। फिर जिसको भक्ति काल नाम दिया गया वो है 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत, और फिर 1700 से 1900 विक्रम संवत ये इसका रीति काल, और 1900 से अभी तक ये चल रहा है, इसका नाम है आधुनिक काल। तो इस क्रम में ये 4 भागों में बांटा। हमारे जो प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है उसमें वीर गाथा काल और भक्ति काल महत्वपूर्ण है। वीर गाथा काल, गाथा का अर्थ कथा भी होता है, गाथा का अर्थ कहानी भी होता है। तो वीरों के जो गाने का काम किया गया, वीरता के जो गीत गाए गए वो वीर गाथा काल कहलाया। क्योंकि भारत जो है वो राजे रजवाड़ों की भूमि रही है। यहाँ पर जब आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर भारत, तब भी 562 ऐसे राजा थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे या अपने अपनी समृद्धि के लिए प्रयास करते थे। तो उनके साथ रहने वाले लोग अपने राजाओं को और ज़्यादा उत्साहित करने के लिए, उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी वीरता की बातें बखान किया करते थे। तो क्योंकि ये जो कालखंड है इसके अंदर सबसे ज़्यादा युद्ध हो रहे थे, विदेशी भी हम पर आक्रमण करना शुरू कर चुके थे। तो ऐसी अवस्था के अंदर अपने यहाँ के देशी राजाओं को, उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ के जो चारण जाति विशेष है या वो जो राजा के दरबारी कवि होते थे, यशोगान करते थे, उन्होंने वो गीत गाने शुरू किए। तो चंद बरदाई का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो आपने बहुत बार सुना होगा नाम उसका। ऐसे ही जब परमाल रासो है या बिसल देव रासो है, तो रास परंपरा के जितने भी हैं वो वीरता से संबंधित हैं। वीर रस से ओतप्रोत कविताएं जो लिखी जा रही थी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे, इसलिए नाम दिया गया वीर गाथा काल। इसके बारे में हम अलग से पूरा का पूरा हमारा चैप्टर रहेगा, हम अध्ययन तब करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो वीर गाथा काल इतने अवधि के अंदर, ये लगभग 250-250 साल की जो अवधि रही, इसके अंदर वीरता से संबंधित सारे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। एक ट्रेंड चलता है, एक व्यवस्थाएं चलती है। जैसे आप सीरियल्स देखते हो, टेलीविज़न देखते हो या फिल्में देखते हो, तो एक फिल्म यदि पारिवारिक फिल्म है और ड्रामा के रूप में वो हिट हो गई, तो फिर आप देखते हो लगातार फिर कई दिनों तक वो ऐसी पारिवारिक फिल्में ही आती हैं। और एक यदि लड़ाई वाली, मार धाड़ वाली फिल्म हिट हो गई तो फिर एक ट्रेंड बन जाता है, कई दिनों तक फिर फिल्में आती हैं वो मार धाड़ से संबंधित आती हैं, लड़ाइयों से संबंधित आती है। और ठीक इसी प्रकार से यदि कोई देशभक्ति की फिल्म आ जाती है तो फिर लगातार 10-8 फिल्में ऐसी आती हैं जो देशभक्ति की बात करती हैं। तो वो एक ट्रेंड चलता है। तो ठीक वैसे ही वो ट्रेंड चल रहा था, वो था वीर से संबंध। तो वीर रस होने के कारण उनको नाम दिया गया वीर गाथा काल। अब क्योंकि समय बदलता है और एक दिन में या रातों रात नहीं होता परिवर्तन, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। तो ये जो परंपरा यहाँ से यहाँ तक चली, तब एक ऐसी अवस्था आ गई जहाँ पर लगा कि जो मनुष्य है वो इतना महान नहीं है, इतना सर्वशक्ति संपन्न नहीं है कि वो हर किसी की या परिस्थिति का सामना कर सके। तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव हुआ और वो झुकाव बदल गया। जो पहले व्यक्ति की पूजा करते थे उन्होंने ईश्वर की आराधना का कार्य शुरू कर दिया। आप यदि गौर करें 1375 से लेकर के 1700 तक का जो कालखंड है उसके अंदर तुलसीदास भी हुए हैं, उसमें रसखान भी हुए हैं, उसके अंदर दूसरे जितने मीराबाई है ये सब हुए हैं। तो ये भक्ति के वो कमी है कि कोई राम को आराध्य मान रहा है, कोई कृष्ण को आराध्य मान रहा है, कोई और को मान रहा है, लेकिन ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उसी के गुणों की प्रशंसा की गई, वो कहलाया भक्ति काल। और भक्ति काल के बाद में भी जब ईश्वर पर भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना विश्वास डगमगाने लगा, तब एक नया आया जिसका उद्देश्य था खाओ पियो मौज करो। उस कालखंड को नाम दिया गया रीति काल। अब रीति का मतलब रिवाज भी होता है, परंपरा भी होता है। तो साहित्य लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए, अब आप लोग कविता लिखने बैठो तो आप अचकचा जाते हो, परेशान हो जाते हो कि इसमें क्या कोई मात्रा छोटी तो नहीं या कम तो नहीं या वर्ण ज़्यादा नहीं, या हम वैसा नहीं लिख पाते जैसा हम पढ़ते हैं सुनते हैं दूसरों की लिखी हुई को। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई कि यदि आप ऐसा ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा।
यानी आपको एक निश्चित सीमा में बांधने का प्रयास किया गया किसी भी रचना को लिखते समय, तो उस रीति का पालन करने के कारण इस काल को नाम दिया गया रीति काल। उदाहरण इस रूप में समझे, हम अलग से उनकी पूरी बात ये सारा जो है अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन इस समय जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि जैसे आपने कभी नाम सुना होगा अलंकार, आपने नाम सुना होगा छंद, तो अलंकारों के भी अलग अलग रूप हैं, कुछ शब्दालंकार है, कुछ अर्थालंकार है। तो क्या क्या होगा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उसकी निश्चित सीमा बताई गई। छंद को थोड़ा सा आसानी से आप समझ सकते हैं। ये छंद है, ये रीति बना दी गई, एक तो वर्ण वाले छंद कहलाएंगे और एक मात्रा वाले कहलाएंगे। तो वर्ण से वर्णिक छंद और मात्रा से मात्रिक छंद। जिसमें मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद होंगे, और जो जिनमें वर्णों की गणना होती है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। इसी से थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ रीतिकाल के लिए ही, कि जैसे आपने एक छंद का नाम सुना होगा चौपाई। अक्सर आप गुनगुनाते होंगे, गाते होंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो क्या है, वास्तव में छंद का नाम है चौपाई। इसकी व्यवस्था ये है कि 1 2 3 4 चरण होते हैं, 4 लाइनें होती हैं, पंक्तियां, और प्रत्येक के अंदर 16 मात्राएं। दूसरा लाइन लिखते हो उसके अंदर भी, तीसरी लाइन लिखते हो उसमें भी, और चौथी लाइन लिखते हो उसमें भी। यानी कि चारों चरणों में 16 मात्राएं होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, चौपाई छंद कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखते हुए, जिसमें वर्णों की गणना हो, वर्ण का मतलब जिनमें स्वर ध्वनियाँ हों उनको गिना जाए, तो वो वर्णिक छंद है। तो ये ऐसे नियम बांधे गए, उस नियम बांधने का नाम ही रीतिकाल रखा गया। इसके अंदर छंद क्या है, अलंकार क्या है, या रस क्या है, या ये सब चीज़ें बताने का प्रयास हिंदी साहित्य में किया गया, वो रीतिकाल। यहाँ तक, और यहाँ में एक अंतर, विशेष और बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो है आधुनिक काल, जिसको क्या नाम दिया गया, गद्य काल। तो क्योंकि साहित्य जो है वो 2 भागों में बंटा हुआ है, एक खंड को कहते हैं गद्य और एक खंड को कहते हैं पद्य। पद्य का मतलब गीत या कविता से है, कविता भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं, वो सारा पद्य है। तो वीरगाथा काल जो लिखा जा रहा था वो गीतों के रूप में, कविता के रूप में था। भक्ति काल भी कुछ ऐसा ही था, रीतिकाल तक भी यही व्यवस्था थी। आधुनिक काल आते आते इसकी एक नई विधा आ गई, गद्य। जैसे आप कोई निबंध पढ़ते हैं या अखबारों में जो आप पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वो वास्तव में किसके रूप है, कहानी जो है वो क्या है, गद्य का प्रारूप है। तो ये गद्य काल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले माने कि गद्य का प्रयोग करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो परंपरा से आगे बढ़ता गया। तो ये 4 जो कालखंड हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताए गए हैं। आपके प्रथम वर्ष में वीरगाथा काल और भक्ति काल है। इनके संबंध में हम नया वीडियो बनाएंगे, उस समय आपको ये सब और बेहतर तरीके से, या इसके आगे की जो डिटेल है वो बताने का हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नवाचार में, शिक्षण की विधियों में, शिक्षण प्रदान करने में सदैव अग्रणी रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज हम ये आपके लिए वीडियो ऐप लेकर के आए हैं। ऐप के माध्यम से आपके पास रोज़ सूचनाएं मिलेंगी। तो यदि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो बेल का बटन है साइड में उसको आप ज़रूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो आने पर आपको उसकी सूचना मिल सके और आप हमसे जुड़ करके कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप लोगों के बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय विद्यार्थी, जय हिंद।